स्टूडेंट्स, 9th क्लास। मैं मलिक मैम बोल रही हूँ। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना हिस्ट्री में, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे लेसन में। अब तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को? फ्रेंच के पूरे सोसाइटी पढ़ाया, बास्टिल फोर्ट पे अटैक पढ़ाया, है ना? और क्या था बीच में? आज जो टॉपिक है हम लोगों का, रोल ऑफ वुमेन इन रिवोल्यूशन। कि उस पीरियड में जब रिवोल्यूशन होने वाला था तो औरतों के क्या रोल थे, रोल ऑफ वुमेन इन रिवोल्यूशन। इन लोगों ने भी रिवोल्यूशन का साथ दिया था या नहीं? तो जैसे वुमेन्स जो थे फ्रांस की जो थी वो बहुत ही एक्टिव थी और एक्टिवली पार्टिसिपेंट इन रिवोल्यूशन। अब जब घर के मेल मेंबर जो थे वो रिवोल्यूशन में इधर उधर घर से बाहर गए हुए हैं, या बहुत सारे लोग थे जो आर्मी में ज्वाइन कर लिए थे, तो घर पे लेडीज़ जो होती थी उनके काम बढ़ जाते थे, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती थी। और जब वहाँ देश में इस तरह से फ्रेंच में रिवोल्यूशन चल रहे थे तो ये औरतें भी पीछे नहीं हटने वाली थी। इन्होंने भी काफ़ी उनका साथ दिया, एक्टिवली पार्टिसिपेंट हुई वहाँ पे। और इसका एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने देखा कि जब बास्टाइल फोर्ट पे अटैक हुआ था तो उसमें भी बहुत सारी लेडीज़ थी। और उस पीरियड में जब जैकोबिन क्लब बन रहा था लुईस 16 के अगेंस्ट में, तो लेडीज़ ने भी बहुत सारे अपने पर्सनल क्लब बनाए हुए थे, जिसमें दो तो बहुत ही फेमस हुए थे, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये दो क्लब के नाम हैं जो बहुत फेमस हुए थे और इनका फाउंडेशन वुमेन्स के द्वारा ही हुआ था, लेडीज़ों ने किया था। तो इतने ज़्यादा जैसे पार्टिसिपेंट होने का क्या वजह थी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है कि ये लोग रिवोल्यूशन में इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी? इनको सबसे पहली बात थी मोर एक्सपेक्टेशन। किस चीज़ से एक्सपेक्टेशन थी? गवर्नमेंट से, कि अगर रिवोल्यूशन होगा तो हम लोग अपने डिमांड रखेंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हमें पॉलिटिकल राइट मिल जाएंगे, हमारी हालत पहले से अच्छी हो जाएगी। ये सोच करके इन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वहाँ पे, जितनी भी लेडीज़ थी। तो इनका बहुत ज़्यादा उम्मीद था इस रिवोल्यूशन से कि नई गवर्नमेंट आएगी तो इनके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, अच्छा सलूक करेगी, इनके लिए कुछ स्पेशल रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे। क्योंकि उस समय जब रिवोल्यूशन हो रहा था तो वुमेन वर्क फॉर ए लिविंग। क्या कर रही थी औरतें? बहुत काम करती थी, घर के जो घरेलू काम होते थे, बच्चे संभालना होता था। लेकिन इनके अलावा भी जैसे ये फ्लावर बेचती, वेजिटेबल बेचती थी, फेच दी वाटर, और ब्रेड लेने के लिए लंबी क्यू में खड़ी होना, ये सारे काम लेडीज़ ही करती थी वहाँ पे। और ये सारी लेडीज़ हर स्टेट की नहीं होती थी, ये कहाँ की होती थी? 3rd स्टेट की होती थी ये। और 1st स्टेट और 2nd स्टेट की तो जैसे लोग वहाँ पे बहुत ही रॉयल फैमिली थे, वो लोग लग्जरियस लाइफ थी, तो उनकी लेडीज़ क्यों जाएंगी बाहर ब्रेड लेने के लिए, लाइन में खड़ी होंगी और फिर वेजिटेबल या फ्रूट सेल करेंगी। तो ये सारी जो औरतें काम करती थी वो 3rd स्टेट की होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि ये रॉयल फैमिली में ये उनके घर के कामों में भी हेल्प करने के लिए जाती थी। लेकिन ये सब थोड़ा सा इनकी हालत में जब कोई सुधार तो हुआ नहीं, लेकिन जब रेवोल्यूशनरी पार्टी आई वहाँ पे, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, तो थोड़ी सी इनकी हालत में सुधार हुई। और वो हालत में सुधार क्या हुआ था कि पहले जो था सिर्फ 1st स्टेट और 2nd स्टेट की लड़कियां ही पढ़ती थी कॉन्वेंट में, और वहाँ पे हर 3rd स्टेट की फैमिली से कोई लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन अब जब रेवोल्यूशनरी पार्टी आ गई थी वहाँ पे, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आ गई थी, तो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को कंपलसरी बताया कि लड़कियाँ अब पढ़ेंगी, चाहे वो 3rd स्टेट की हों या 1st 2nd की हों। तो इनको एजुकेशन के लिए थोड़ी छूट हो गई। इसके अलावा इनको कुछ बिजनेस के लिए ट्रेनिंग दिया जाने लगा। आर्टिस्ट बन सकती थी, छोटे छोटे बिजनेस को रन कर सकती थी ये।
इस तरह से इनको थोड़ी सी सहूलतें दी जाने लगी। अच्छा, फ्रांस में जैसे लड़कियों की शादी होती थी तो वो माँ बाप के ऊपर होता था कि माँ बाप जिससे भी कहते वो उससे शादी कर लेती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि इनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी के शादी कर सकती हैं। अगर लड़कियों को पसंद ना है तो शादी नहीं हो सकती है। दे कुड नॉट फोर्स अगेंस्ट देयर विश, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी नहीं हो सकती है। इसके अलावा कई फैमिली ऐसी थी जिनका शादी होने के बाद वो सही से नहीं रह पाती थी, तो उनके लिए डाइवोर्स को भी लीगली बताया गया कि अगर वो अनफिट है, वो नहीं ठीक वहाँ पे रह रही है अच्छे से, तो वो डाइवोर्स ले सकती हैं। और उसी पीरियड में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी लेडी थी जिनका नाम था ओलंपी डी गूज। ये स्पेशली वोमेंस के राइट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट की थी। राइट ऑफ वोमेंस के 1791 में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। पहले वहाँ पे जो डिक्लेरेशन था वो राइट टू मेन एंड मेन था। बाद में इन्होंने 1791 में एक डिक्लेरेशन लिखा जो राइट फॉर वोमेन एंड सिटीजन था। पहले ये मेन के लिए थे, अब जब ओलंपी डी गोज ने लिखा तो इन्होंने वोमेन के लिए लिखा। बहुत ही रेवोल्यूशनरी ये लेडी थी, काफ़ी फेमस हुई थी राइट ऑफ वोमेन एंड सिटीजन के लिए। और फाइनली इन 1946 में वोमेन गॉट द वोटिंग राइट इन फ्रांस। फ्रांस के पॉलिटिकल राइट्स में देखा जाए तो सभी लोगों को वोट देने का राइट नहीं था, लेडीज़ को तो था ही नहीं। और इसी उम्मीद पे उन्होंने रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट किया, बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। तो बाद में इनको 1946 में वोट देने का राइट जो है वो मिल गया। ये तो जैसे हमने अभी टॉपिक जो आपको बताया वो था रोल ऑफ वुमेन, के लेडीज़ का क्या रोल था रिवोल्यूशन पीरियड में। अब एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, पहले तो ये समझना है कि स्लेवरी क्या है, व्हाट इज़ स्लेवरी। तो जैसे बोलते हैं दास प्रथा। पहले क्या था कि रिवोल्यूशन के टाइम में वहाँ पे लैंडलॉर्ड होते थे जिनके पास काफ़ी ज़मीनें होती थी, तो वही स्लेवरी उनके बनाई हुई जो सिस्टम थी स्लेवरी की, वो लैंडलॉर्ड के ज़रिए ही बनाई हुई थी। और ये स्लेवरी सिस्टम क्या होता था कि जो गरीब होते थे, थर्ड स्टेट के लोग होते थे, इनको ये लोग ख़रीद करके लाते थे और अपने खेतों में काम करवाते थे। वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम जैसे पूरे खुले रूप से यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में क्या होता था कि स्लेव मतलब दास, उनको सेल किया जाता था, या लोग जो लैंडलॉर्ड होते थे वो स्लेव को ख़रीद कर लाते थे और अपने कॉलोनीज़ में जाकर इनको काम पे लगाते थे। सबसे पहले जैकोबन गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने ही स्लेवरी को एबोलिश किया था। इनका कहना था कि ये इंसानियत के लिए सही नहीं है, इंसानों को ख़रीदा जाए, बेचा जाए और फिर उनके साथ बड़ी बेरहमी के साथ खेतों पे काम करवाया जाता था। तो सबसे पहले जैकोबन गवर्नमेंट आई तो उन्होंने स्लेवरी को एबोलिश किया था। यहाँ पर जैसे स्लेवरी से रिलेटेड एक ट्रेड सिस्टम है जिसको मैं समझाना चाह रही हूँ कि जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट होते थे उस समय। फ्रांस जो थी वो टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये सब चीज़ों की कल्टीवेशन करवाते थे। और कल्टीवेशन करवाने के लिए तो वो खुद जाएंगे नहीं, कॉलोनीज़ में जाना, वहाँ पे रहना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी उन लोगों को, तो वो लोग स्लेव को ख़रीदते थे। जैसे अफ्रीका से स्लेव जाते थे यूरोप, फिर यूरोप से जाते थे अमेरिका, तो एक तरह से ये ट्रायंगल सा बन गया था। इसको कहा जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। इसमें क्या होता था कि स्लेव्स बेचे जाते थे, ख़रीदे जाते थे और वहाँ से फिर दूसरी जगह सप्लाई करके अपने अपने कॉलोनीज़ में, फ्रेंच कॉलोनी जो होती थी वहाँ पे ये लोग भेज दिए जाते थे काम करने के लिए। तो इसको हिस्ट्री में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के नाम से जाना जाता है। बाद में थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड रखना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया जाए, एबोलिश किया जाए
और फाइनली फिर 1794 में डिक्लेयर हुआ कि स्लेवरी जो है इलीगल है। सबसे पहले 1794 में ही डिक्लेयर हुआ कि स्लेवरी इलीगल है और प्रोटेस्ट करते रहे लोग इसके ख़िलाफ़ में, और फाइनली 1848 में स्लेवरी वाज एबोलाइज्ड। कन्वेंशन पीरियड में ये फाइनली ख़त्म कर दिया गया कि ये गलत है, इंसान को इंसान ख़रीदता है, उसको टॉर्चर करता है, उससे इस तरह से बेरहमी से काम लेता है। तो इसको 1848 में ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से। तो ये दोनों टॉपिक मैंने आज आपको बताया, समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। और एक लिंक भी मैं सेंड करूँगी, उस लिंक में ये है कि रेवोल्यूशन पीरियड में फ्रांस में कुछ फ़िलोसफ़र हुए थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू है, उसके बाद रूसो हैं। इन लोगों ने लोगों को अवेयर करना शुरू किया था, प्रोटेस्ट के लिए तैयार किया, लुई 16 के विरोध में इनको समझाया कि हमें किस तरह से इसकी गवर्नमेंट को हटाना है और अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना है। तो वो लिंक मैं भेजूँगी, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे बताइएगा, मैं फिर से समझाऊँगी। ओके, थैंक यू।